मुंबई में जो कुछ हुआ 26/11 में, वो घटना सिर्फ मुंबई के लिए नहीं थी, उसने पूरे देश को दर्द दिया। और इस दर्द को जिन्होंने सबसे करीब से महसूस किया, आज उनके दर्द को हम बांट रहे हैं, क्योंकि ये इनको दर्द देने वाला वो गुनहगार अब भारत में कानूनी प्रक्रिया से गुजरेगा। इसलिए इस दर्द को देने वाले गुनहगार को कितना दर्द मिलना चाहिए, हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। छब्बीस 11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर पर शिकंजा। 17 साल बाद गिरफ्त में आया मुंबई का गुनहगार। लॉस एंजलिस टू दिल्ली, एनआईए के शिकंजे में मोस्ट वांटेड। 2008 में मुंबई में खून बहाया, अब शिकंजे में आया। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को मिलेगी गुनाहों की सजा। एक 166 लोगों का हत्यारा माया नगरी में खून बहाया। आतंकी राणा बोलेगा, पाकिस्तान के राज खोलेगा। फांसी का फंदा तैयार, आतंकी तहव्वुर की गर्दन का इंतजार। जिसने तैयार किया 26/11 का ब्लूप्रिंट, उसका अब द एंड। पहले कसाब, अब तहव्वुर राणा के गुनाहों का होगा हिसाब। छब्बीस 11 वो दर्द है जिसका अब तक मरहम नहीं मिल पाया, और पाकिस्तान ने यहाँ पर अपनी वही स्ट्रैटेजी अपनाई जो आज तक अपनाता रहा था। डॉजियर पे डॉजियर सौंपे गए, प्रमाण पे प्रमाण दिए गए, सबूत साक्ष्य देते रहे, लेकिन वो इसे नकारता रहा। हालांकि उसकी असलियत दुनिया में अब किसी भी मुल्क से छुपी नहीं है, और अमेरिका ने भी जब जांच में पाया कि तहव्वुर राणा एक ऐसा इंसान है जो भारत में हुए इस आतंकी हमले के पीछे वो भी इन्वॉल्व है, तो प्रत्यार्पण का रास्ता और साफ हो गया। क्योंकि वैसे भी भारत के साथ प्रत्यार्पण संधि है, और इस संधि के तहत अब भारत को तहव्वुर राणा मिला। अब तहव्वुर राणा तो मिला, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या। लेकिन उस दर्द को कैसे भूल जाएं जो 26/11 के। सोचिए उन लोगों का जिन्होंने अपनों को खो दिया। कुछ ऐसे लोग थे जो उस दिन उनके आतंकियों के चंगुल में फंसे थे। आज उन्हीं में से कुछ लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उस पूरे वाक्य को आज हम आपके सामने फिर से रखेंगे और उस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान पे इतना बड़ा जख्म देने वाले वो मुजरिम अब अगर हिंदुस्तान लौट रहे हैं तो आगे क्या होना चाहिए। हमारे साथ सबीना जुड़ रही हैं, हमारे साथ एकनाथ ओबले साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ इंदिरा जी जुड़ रही हैं, हमारे साथ मारुति फट साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपने तमाम मेहमानों से मुलाकात तो कर ही ली, 26/11 के ये पीड़ित हैं। हमारे साथ एकनाथ साहब जुड़ रहे हैं। एकनाथ साहब, 26/11 की रात हुआ क्या था, आप कहाँ पे थे? जी बिल्कुल मुंबई में ही था मैं। करीबन 12 बजे भाई साहब से मेरी बात हुई थी, और 12 बजे मतलब 1 घंटा पहले हमें मालूम गिरा था कि पूरे मुंबई में वीटी स्टेशन पे, जो अभी सीएसटी स्टेशन है, वहाँ पे ताज होटल पे हमला हो गया है। तो 12 बजे दादा को फ़ोन किया था, तो दादा बोले कि वो गिरगांव चौपाटी में थे उस टाइम। तो बोले वो गिरगांव चौपाटी की तरफ अभी तक कुछ नहीं है इधर कुछ। और फिर 12:30 बजे वो अजमल कसाब स्कोडा गाड़ी लेके वो चौपाटी की तरफ गए। और फिर उस टाइम वहाँ पे मतलब दादा आगे गए जहाँ पे बंदोबस्त पे थे। जैसे स्कोडा गाड़ी आगे आ गई कसाब की, तो हमारे जो भाई साहब थे शहीद तुकाराम उमले साहब, वो आगे गए दौड़ के और उसको दबोच लिया था। जब तक करीबन 20-22 गोली भाई साहब के शरीर में पूरी मतलब घुस गई थी।
आपको और फिर हमको मतलब मेरे जो दूसरे भाई साहब है, हाँ वो दूसरे भाई साहब मेरे ड्यूटी से रात को आए थे 1 बजे। हाँ और फिर उनको जैसे टीवी पे उन्होंने देखा कि पुलिस लोगों के ऊपर हमला हुआ है, तो उन्होंने दादा के फ़ोन पे फ़ोन किया। तो फिर वो सामने से एक पुलिस अफसर ने फ़ोन उठाया और बोले कि ऐसा ऐसा हो गया है, आप जल्दी इधर आ जाओ करके। और फिर ये बात सुबह 5 बजे हम सबको मतलब परिवार वालों को मालूम गिरी कि ऐसा ऐसा हो गया है, कसब को पकड़ते समय दादा का देहांत हो चुका है करके। देखिए, ये वाकई दर्द वाली बात तो है ही, और उस रात को शायद कोई भूल भी नहीं सक रहा है। और जिस तरह से सबकी निगाहें वहाँ पे थी और जिस तरह से निर्ममता वो आतंकी कर रहे थे, लेकिन वो परिवार, वो लोग जो उस हादसे में शिकार हुए या उनके अपने उनसे दूर चले गए, वो क्या चाहते हैं तहव्वुराना आतंकी के साथ हो, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबीना जी भी हमारे से जुड़ी है। एकनाथ साहब, मैं आता हूँ आपके साथ। सबीना जी भी मेरे से जुड़ी हैं। सबीना जी, क्या हुआ था 26/11 की रात आपके साथ? 26/11 सन 2008 के रात हमेशा की तरह मैं ट्यूशन क्लास लेने जाती थी। घर से निकली थी 8-9 बजे के बीच था, 8-9 के 10 गरीब बच्चों को मैं शिक्षित करती हूँ और मैं पढ़ा के वापस लौट रही थी। सामने एक टैक्सी आया, उस टैक्सी में मैंने सौदा की बैठने के लिए। मैं जैसे उसमें बैठने के लिए गई, पैर उठा के दरवाज़ा खोली, इतने में इतना तेज़ धमाका हो गया कि मैं 20-30 फुट जाके दूर गिरी और अफरा तफरी से पुकार। उस वक्त क़यामत का नज़ारा था। कुछ सब कुछ धुआं के आगोश में था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं नीचे गिर गई, चिल्ला रही, चीख रही, कोई मदद करो, आगे आओ। लेकिन उस काली रात में कोई आगे आ नहीं रहा था। सब कुछ धुआं के आगोश में था। हमारे खून से, बदन से, पूरे जिस्म से खून निकल रहा था। थोड़ा धुआं हटा तो इस्तेहानिया के लोग, मेरे लड़का भी उसमें इंजर्ड हुआ था। हाँ, तो उठा के मुझे जयदेव में, सबसे पहला पेशेंट मैं जयदेव में गई। जयदेव में मेरा जब मैं पहुंची तो डॉक्टर लोग का कहना था कि कहाँ ब्लास्ट हुआ है, किधर आतंकवादी घुसे हैं। उन लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। फिर हमें वहाँ एडमिट कैसे कैसे करके करवाया गया। मुझे मुर्दे खाने के पास ले गए। मेरी सांसें चल रही थी, मुझे सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, डॉक्टरों ने सही इलाज नहीं किया। और फिर उसके मीडिया सुपरिटेंडेंट के आने के बाद में 22 दिन के बाद मेरा एक ऑपरेशन वहाँ पर हुआ। मैं जो पीछे देख पा रहा हूँ आपको, शायद इससे मुझे अंदेशा हो रहा है आज तक अपने पैरों पे आप अब सही ढंग से चल नहीं पा रही उस हादसे के बाद। क्या ये सही है? जी, ये देखिए मेरा पैर जो है, ये मेरा पैर पे हैंडीकैप हो गया है। मेरा 80% से डॉक्टर ने सर्टिफिकेट बना के दे दिया। मैं अपने पैरों से चल नहीं सकती। ये मेरे स्पाइन में, कमर में पट्टा लगा है। मैंने स्पाइन का मेरा ऑपरेशन हुआ है अभी, और मेरा 11 ऑपरेशन हो गया। मैं अपने पैरों से चल नहीं सकती। हैंडीकैप डॉक्टर बना के दे दिया है। लेकिन वो सारी मैं लेटर के माध्यम से हम सरकार तक आवाज़ पहुंचाते हैं, मीडिया के माध्यम से। इसके माध्यम से ये मेरा हॉस्पिटल का है। मैं हॉस्पिटल में, देखिए ये हॉस्पिटल में है, ये मैंने दिए हैं। ये देखिए बड़े, देखो ये मैं अपना पैर दिखा रही हूँ। मैं बैसाखी से चल नहीं सकती हूँ। मुझे मेरा लड़के ने उठाते बैठाते हैं, आप देख सकते हैं। ये मेरी ज़िंदगी कैसे एक पल में तहस नहस हो गई। मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या गलती था? मेरा माली हालात से मैं एकदम बिखर गई हूँ और मेरा शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है अभी, और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको, ये दवा है, मैं लाइव है तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ। ये दवा जो है, ये मेरा दवा, मेरा 1,20,000 का डॉक्टर ने मुझे पेन का, खाली पेन का दर्द का लिए हमें 1,20,000 का इंजेक्शन देते हैं। मैं कहाँ से लाऊँ ये मेडिसिन, मैं कहाँ से लेकर आऊँ? ये मेडिसिन है, देखिए ये मैं खाती हूँ अभी 3 टाइम। मैं कहाँ से लाऊँ पैसा? सरकार तो हमें कुछ मदद नहीं कर रही है। ये देख सकते हैं आप, हमारा बिल का पैसा, मैंने जो बिल दिए हमारा कलेक्टर मंत्रालय में जमा करवा दिए। हमारा बिल का पैसा नहीं अभी तक मुझे मिला हुआ है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरा 10 बीघा खेत मेरे ससुर का था, मैंने गांव में गई बेच के आई हूँ, तो अपना इलाज का पैसा थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ। अभी मैं 3 लाख रुपए में, अभी मैं 15-20 साल हो गया, मैं अभी
3 लाख रुपया अभी मैं कर्जे में हूँ। हमें खेत बेचना पड़ा अपना। सबीना आज जी, मैं इतना माली हालात से बिखर गई हूँ। सबीना जी, आपकी तकलीफ कहाँ से मंगाऊँ दवा? वाकई कहाँ से? मेरे भावुक आदमी करने जो वाली है और मेरे आदमी को बहुत हार्ट दर्द है, 2 ब्रेन का बहुत दर्द है। सोचिए, मतलब आपका क्या, आप अपनी नौकरी करके आ रही थी, पढ़ा के आ रही थी, एक धमाका होता है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी उस वहाँ से बदल जाती है 26/11। और आपको पता है ना, तहव्वुर राना, इसका नाम तो सुना होगा आपने। ये इस पूरे हमले में एक साजिश करता ये भी था। पाकिस्तानी मूल का है, कैनेडियन पाकिस्तानी मूल का। अब ये भारत को प्रत्यार्पण कर दिया गया है। क्या सज़ा चाहती हैं आप ऐसे आतंकी के लिए, जिसने आपको पैसों की स्थिति में तोड़ दिया, शारीरिक रूप से आपको कमज़ोर कर दिया? क्या सज़ा चाहती हैं ऐसे? आतंकवादी का कोई जात नहीं होता, धर्म नहीं होता है। वो तो अपना आके करके कार्रवाई चले जाते। हम लोग को क्या कसूर है? बेकसूर लोग को मारना ये इस्लाम नहीं सिखाता, ये मजहब नहीं सिखाता है कि बेकसूर आकर के ऐसा करके जाओ। उनको तो सज़ा देना चाहिए, कोई मास्टरमाइंड जो भी कोई हो। जैसे मैं चोटी के बल रेंग रही हूँ, आज बिस्तर पर हूँ 15-18 साल से, तो मैं भी देखना चाहती हूँ ना कि जो मास्टरमाइंड हो उनको भी सज़ा मिलना चाहिए 100%, चाहे मेरा खुद का बेटा क्यों ना हो। बहुत बड़ी बात है। और सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ सुने, हम भी विक्टिम लोगों की तरफ देखें कि उस राना के बाद में हम लोग गरीब विक्टिम लोग जो हैं, हमें सरकार हमें हाथ जोड़कर विनती करते हैं महाराष्ट्र सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी से, कि हम विक्टिम लोग को भी थोड़ा ध्यान दे, थोड़ा एक इतना सा हमारे तरफ ध्यान दे। 18 साल हो गया, हम दवा का पैसा हमारे पास नहीं, हमारा माली हालात इतना बिखर गया। मैंने खेत बेची, मेरा खेत नहीं है, गांव में घर नहीं है, बच्चे का नौकरी नहीं है, मेरे बच्चे को नौकरी या छोटा मोटा मुझे कुछ सौंप दे दें या हमें पेंशन पास कर दें, हमें कुछ दे दें ताकि मेरा कुछ माली हालात से बेहतर हो चुकी हूँ, मेरे बच्चे को नौकरी दे। सबीना जी, सबीना जी, आपके दर्द को, क्योंकि आपने कई वर्षों तक इस दर्द को सहा है, झेला है, और होता यही है कि लोग वक्त के साथ जो है ना इसको भूल जाते हैं, लेकिन आज इस दर्द को आपने एक बार फिर से जब कैमरे के सामने रखा है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार तक, उनके कानों तक ये आपके दर्द की बातें पहुँचेगी और सरकार मदद के लिए आगे आएगी। मैं सबीना जी आऊँगा आपके पास, वापस आऊँगा, मैं आपसे बात करूँगा। मारुति फड साहब भी हमारे साथ हैं। मारुति जी, यही एक प्रश्न जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपसे भी पूछूंगा। 26/11 की रात आप कहाँ थे, क्या हुआ? मेरा आवाज आ रही सर? जी सर, बोलिए ना। 26/11 के दिन मैं मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे जो सेक्रेटरी है उनके गाड़ी के ऊपर ड्राइवर था, और रेगुलर ड्यूटी खत्म करके मैं घर पे आके मैं सोया था। 9:30-10 बजे CST के ऊपर उधर फायरिंग की आवाज आने लगे। तो आवाज सुनकर मैं उठा, नींद से उठकर मैं टीवी चालू किया तो कुलाबा में 2 गटों में फायरिंग हुई है, फिर CST में फायरिंग हुई है, ट्राइडेंट में गोलीबारी हो रही है, बम फूट रहे। तो मैं मेरे वाइफ को बोल दिया कि अभी मेरे को साथ का फोन आया तो जाना पड़ेगा। नहीं बोले नहीं जाना, नहीं बोले उधर फायरिंग हो रही है, आप घर से बाहर मत निकलिए। तो ठीक है बोले, फोन आने के बाद देख लेंगे। कि थोड़ी देर के बाद में मुझे हमारे जो सेक्रेटरी थे कुशल दागरानी साहब, उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मारुति ऐसा मुंबई में इधर फायरिंग हो रहा है, शायद ऐसा लगता है कि ये टेररिस्ट अटैक है और आप गाड़ी लेके आ जाओ, अपने को मंत्रालय में जाना पड़ेगा। तो मेरा कर्तव्य था, मेरा ड्यूटी निभाना जरूरी था, क्योंकि हमारा तो ड्यूटी 24 आवर्स रहता है, इमरजेंसी में जाना पड़ता है। तो मैं अपनी गाड़ी निकाल के मंत्रालय की तरफ निकला था, तो तभी ये 2 आतंकवादी, कसाब और इस्माइल, ये दोनों आतंकवादी CST के ऊपर फायरिंग करके कामा हॉस्पिटल में आ जाते हैं, और कामा हॉस्पिटल में भी फायरिंग करके वहां पर बच्चों के ऊपर फायर किया, स्टाफ नर्स के ऊपर फायर किया। ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था, आप देख रहे थे ये पूरा घटनाक्रम? मैं टीवी पे देख रहा था, टीवी पे देख रहा था। ये कामा हॉस्पिटल का जो था वो मैं टीवी के ऊपर देख रहा था। जब कामा हॉस्पिटल में उन्होंने फायरिंग करके IPS दाते साहब के ऊपर गोली मार के उन्होंने कंपाउंड के ऊपर गोली मार दिया, तभी मैं यहाँ से गाड़ी लेके मंत्रालय की तरफ निकला। तो मैं हैराइज बिल्डिंग से गाड़ी लेके निकला तो वो लोग कामा हॉस्पिटल में उड़ी मारकर मेरे सामने आ गए। वहां पर सेंट जेवियर्स कॉलेज के यहाँ कॉर्नर पे दोनों सामने आ गए, मेरे को दोनों भी दिखाई दिए। उनके ऊपर, उनके पीठ के ऊपर बैग थे, सैक लटकी हुई थी, वेपन उन्होंने पैर के साइड पे पकड़ा था, वो वेपन मुझे दिखाई नहीं दिया। तो उसी टाइम पे मेट्रो की तरफ से हमारे कोई पुलिस लोग आए, तो उन्होंने उनके ऊपर फायर किए।
अच्छा, उनके ऊपर फायर करने के बाद में मुझे समझ में आया कि यही थे, वो यही दो आतंकवादी है और टेररिस्ट है। तो इमीडिएटली मैं उनके आंख के ऊपर गाड़ी अच्छा, चलाने की वो कोशिश। आपके सामने जब आए, ये कितने सेकंड रहा होगा ये वाकया? ये 10-20 सेकंड का बीच में का टाइम है ये। तो आपने उनकी शक्लें देखी थी उस समय? हाँ, मेरा तो लाइट रात का 11:15 बजे का टाइम था और मेरा गाड़ी का फोकस हेलोजन लाइट था, उनके ऊपर पूरा फोकस देखिए, वो खून बहाने आए थे, लोगों की जान लेने आए थे। अब 10-12 सेकंड अगर आपके वो सामने थे, आपने उनकी शक्ल को अगर उस समय देखा था, तो उस समय क्या महसूस हुआ था आपको? नहीं महसूस, मुझे तो उन्होंने मुझे पहले दिखाई दिए तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये टेररिस्ट है। शायद बाजू में कॉलेज था, मुझे लगा कि एक दो सेकंड में लगा कि ये कॉलेज के स्टूडेंट हो गए। उसी टाइम इमीडिएटली उन्होंने सामने वाले पुलिस के ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद में मुझे समझ में आया यही आतंकवादी है। इमीडिएटली मैं उनके आंख के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो वो लोग फुटपाथ के ऊपर गिर गए। गिरने के बाद में उनके वेपन भी गिर गए। मेरी गाड़ी फुटपाथ में अटक गई। मेरी होंडा सिटी गाड़ी थी, अगर बड़ी गाड़ी होती तो फुटपाथ के ऊपर चढ़ाकर उनके आंख के ऊपर मैं चढ़ा देता था। लेकिन बैड लक ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी वो फुटपाथ के ऊपर अटक गई और उसके बाद में तो कसाब जो टेररिस्ट था उसने अपने वेपन, गिरी हुई वेपन बाएं हाथ से उठाया। तो मुझे समझ में आया कि अभी ये मेरे ऊपर फायरिंग करने वाला है। तो मैं मेरी ड्राइविंग सीट पीछे झुकाकर मैं नीचे उंगली झुकाया, तो एक गोली मेरी बराबर सर पे लगती थी और सीट के ऊपर से नीचे से बाहर पीछे निकल गई। अच्छा, फिर गाड़ी में मैं रिवर्स गियर डाल के मैं गाड़ी नीचे बैठ के 35 मीटर गाड़ी रिवर्स ले लिया। तभी स्टीयरिंग के ऊपर मेरा ये हाथ था, आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ के ऊपर एक गोली लगी है। ये मेरे 3 ही उंगली चली गई। मैं अभी ये हाथ से मैं कुछ काम नहीं कर सकता। मैं अभी भी दर्द होता है मेरे को। और फिर जब गाड़ी में रिवर्स ले रहा था तो उन लोगों ने मेरे गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया। मेरे लेफ्ट साइड के दरवाजे से मेरे कमर में एक गोली लग गई और गाड़ी रुक नहीं रही थी। तो उन्होंने फिर मेरे गाड़ी का टायर फोड़ दिया। टायर फोड़ने के बाद में मेरी गाड़ी एकदम झुक गई और जगह पे बंद हो गया। तो मैं अभी सोच रहा था कि मैं कैसे बाहर निकलूं, तो वो फायरिंग करेंगे। तो फिर वो दोनों आतंकवादी मेरे गाड़ी की तरफ आने लगे। तो उसी वक्त मैं इमीडिएटली मेरी गाड़ी सेंटर लॉक किया, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ किया और ये टूटी हुई उंगली मैं सर के ऊपर रखा। पूरा ब्लडिंग हुआ मेरे मुंह पर, वो सर पूरा ब्लडिंग हो रहा था और मैं मरने के नाटक करके मैं गाड़ी में चुपचाप बैठा रहा। और फिर दोनों आतंकवादी मेरे गाड़ी के पास आ गए और दोनों ने, एक राइट साइड में कसाब आया और लेफ्ट साइड में इस्माइल टेररिस्ट आया और दरवाजे खींच के देखा, कांच भी इस गोली से फूटे हुए थे। मेरे को मर गया बोल के छोड़ दिया। और उसके बाद मेरी आवाज आ रही सर? मैं तो सिर्फ यही सुन और समझ पा रहा हूँ कि मौत आपके बिल्कुल सामने से गुजरी है और वाकई ये हैरान करने वाला। मैं आऊँगा सर, अभी आपसे दोबारा मैं बात करने आऊँगा। इंदिरा जी की भी एक बार कहानी सुन लो उस रात की, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। बहुत कुछ पूछना है आप लोगों से। इंदिरा जी कैसी हैं आप? जी, I'm fine. क्या हुआ था 26/11 में आपके साथ? Actually, we had gone to attend a wedding reception in Taj. Okay? We went, we entered the lobby and Taj is beautiful lobby. So my son says, Mama, we are early, we'll wait in the lobby for a while and then go for the reception. But just see God's grace. I said, no, we'll go. We've come for the reception. It's okay. We'll go. I mean, we went up. अच्छा इंदिरा जी, एक रिक्वेस्ट करूं, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली, क्या आप हिंदी में बात कर पाएंगी? हाँ कर पाऊंगी। हाँ, क्योंकि हमारे दर्शक, मैं कर पाऊंगी। हाँ ओके, मैं शुरू करती हूँ हिंदी में। नहीं, आप होटल में थी, रिसेप्शन पे पहुंच चुकी, आपका बेटा बड़ा अर्ली पहुंचने की बात कर रहे हैं। रिसेप्शन के लिए पहुंचे और ताजमहल की लॉबी इतनी सजी हुई चमक रही थी और फिर मेरे बेटे ने बोला चलो यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर, फिर जाएंगे रिसेप्शन के लिए। मैंने बोला नहीं, अब देखिए अगर हम 5 मिनट रुक जाते थे लॉबी में
बट मैंने क्यों ना बोला पता नहीं, मैंने बोला नहीं नहीं चलो चलो ऊपर चलेंगे। अगर हम 5-10 मिनट लॉबी में रुक जाते थे तो सडनली शूटिंग शुरू हो गई, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, बस शूटिंग शुरू हो गई। लेकिन हम ऊपर चले गए थे तो हम लोगों ने बोला शादी है, शायद पटाखे जल रहे हैं। और फिर ताज, आई मस्ट अप्रिशिएट, ताज के स्टाफ ने बहुत अच्छे से हमें लुक आफ्टर किया। बोले ये अटैक हुआ है, अटैक हुआ है, आप टेबल के नीचे चले जाइए। तो हम लोग सब टेबल के नीचे चले, टेबल बड़ी बड़ी टेबल्स हैं उनके नीचे चले गए, छुप गए वहां। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने हमें वहां से निकाला। सब डरे हुए थे कि क्या हुआ, कौन सा अटैक हुआ। इस तरह गोलियां 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 ही चलती रही। तो फिर हम वहां से निकले। फिर ताज का स्टाफ हमें एक जगह ले गया, एक हॉल में हमें बिठाया। अच्छा, ये कितनी देर आप इंदिरा जी ताज में कितने देर फंसी रही आप? क्योंकि कई मूवीज बनी इस इंसिडेंट्स के बाद। बता रही हूँ ना आपको। हाँ। फिर वहां हम सारी रात फंसे रहे। अच्छा। उन्होंने समझा कि हम अब दरवाजा खोल के इनको घर ले जाएंगे, पर जैसे ही दरवाजा खुला और गोलियों की आवाज शुरू होगी। हम लोग थोड़ा पीछे थे, जो आगे थे उन्हें गोलियां लगी। उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया, सामने एक बड़ी भारी टेबल रख दी कि दरवाजा ना खुले। फिर हम सारी रात वहां थे, होल नाइट, सारी रात गोलियों की आवाजें आ रही थी और हम वहीं पर थे। फिर नेक्स्ट डे 12 बजे फिर 12 बजे हमें बाहर लाए और ताज से बाहर लाए। फिर वहां BST बसेस आई थी हमारे लिए, हमें घर पहुंचाने की। इंदिरा जी की कहानी आपने सुन ली कि ताज में किस तरह से क्रूरता दिख रही थी। सबीना जी हमारे साथ वापस जुड़ी हुई हैं। सबीना जी, देखिए, हर कोई इस हादसे के बाद उबरने की कोशिश करता रहा, लेकिन शायद बहुत सारी चुनौतियां हैं, उबरने में बहुत सारे मुश्किलात आए। आपको लगता है कि वो वाक़या कभी आप भूल पाई, जिस वक्त धमाका हुआ, आपको चोट आई? जिससे बात हो रही है? जी सबीना जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। सबीना मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम साबिरा है। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा उसकी। साबिरा जी, साबिरा जी। उस हादसे के वाक़ये को, उस रात को क्या कभी भूल पाएंगी, भूल पाई जी? जब धमाका हुआ, आपको चोट आई? जी नहीं, वो तो काली रात और क़यामत का नज़ारा कभी नहीं आँखों से ओझल होता है, वो हमेशा दिल में याद होता है। आज तक मैं टैक्सी में बैठ नहीं पाती हूँ हिम्मत जुटा के। जब भी मैं टैक्सी में बैठती हूँ, सफ़र करती हूँ, तो मैं टैक्सी वाले को सबसे पहले कहती हूँ कि चेक कर लो टैक्सी। अनिल निर्मले भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल निर्मले साहब, तहव्वुर राना, अब भारत में सारी केसेस की अगली प्रोसीडिंग्स होंगी, तो इसको क्या माने कि अब यहाँ पे कठोर सज़ा उसको मिल जाएगी, तो 26/11 के जो दर्द थे, वो वाक़या था, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी क्या? सर, 26/11 का दिन ये याद निकाला तो अभी भी डर लगता है सर, कि वो उसी दिन जो हादसा हुआ था वो हमने सामने देखा है, हमको पता है क्या हुआ था, कि अभी भी उसका याद ही निकाला तो भी अभी मन में डर लगता है। 26/11 के दिन मैं मेट्रो सिनेमा था, उधर मेट्रो सिनेमा के पास में खड़ा था। जब भी पुलिस की वो वैन आई, पुलिस के वैन में अंदर वो आतंकवादी थे, उन्होंने वो पुलिस के वैन से वो फायरिंग हो गया, हमको पता भी नहीं चला वो गाड़ी में वो आतंकवादी है, और मेरे हाथ में ये गोली लगी और मैं नीचे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा नसीब इतना अच्छा था, मैं वो डिवाइडर था उसको नीचे बैठा था, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो उसी दिन मेरे को गोली किधर भी लगती थी। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता है, क्योंकि वो मैं खड़ा रहता था तो मैं किधर भी लगता था। आज वो उसको उधर भारत में लेके आ रहे, तो उसको कड़ी से कड़ी नहीं फांसी होना चाहिए, क्योंकि वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता है, तो उसको फांसी होना चाहिए। कब तक, कितने देर तक आप फंसे रहे थे उस डिवाइडर के पास?
उधर हम वो मीडिया कवरेज कर रहे थे, फंसे नहीं रहे थे, तभी वो शूट कर रहे थे, तभी हमको एक हमारे सामने वो पुलिस की वैन अंदर गई, वही पुलिस की वैन थोड़ी देर के बाद वापस आई है। हमको क्या पता चला कि वो पुलिस की गाड़ी रिटर्न वापस आ रही। तो पुलिस की गाड़ी नहीं थी, वो पुलिस की गाड़ी में अंदर वो आतंकी बैठे थे। उन्होंने हाँ आतंकी बैठे थे। उन्होंने वो हमारे वो नजदीक हमने देखा वो पुलिस की गाड़ी, तो हमको क्या लगा एक विजुअल लेने के लिए मैंने हाथ ऊपर किया और एक शॉट अपने को विजुअल मिलेगी, इसलिए हमको लगा पुलिस ही है। तो किसी को पता नहीं था वो पुलिस के गाड़ी में वो आतंकवादी बैठे हैं, पुलिस को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, इसलिए वो बिंदास थे। उन्होंने नजदीक आके उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग चालू किया, ब्रश फायर किया, तब भी पता चला उसमें कोई, तो इसलिए डर गए सब लोग। मेरे हाथ में लगी गोली, मेरा पूरा हाथ इधर से पूरा सून गिरा था, मैं नीचे गिर गया। अच्छा अनिल, मैं ये मानता हूँ कि मीडिया पर्सन्स जो ऐसे सिचुएशन पर कवरेज कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आपको खबर ही पहुँचाने हैं, तस्वीरों के माध्यम से हर एक पहलू को लोगों के बीच में लेके जाना है ताकि प्रॉपर्ली अपडेट मिले। हालांकि इस पूरे इंसिडेंट्स में मीडिया के उस कवरेज को बाद में रोकना पड़ा क्योंकि मॉनिटरिंग उसी के थ्रू हो रही थी पाकिस्तान में, ये एक अलग पहलू था। बट मीडिया पर्सन वहाँ पे अपना काम कर रहे थे, लोगों के बारे में बता रहे थे, अपडेट दे रहे थे। तो कई बार तो ऐसा लगा होगा ना कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गोली लग जाए, हालांकि चोटिल आप हुए, घायल आप हुए, गोली लग जाए, काम करते हैं छिप के कैमरा चलाते हैं ताकि बच जाऊं और थोड़ा विजुअल ना पहुंचे, कभी ऐसा मन में हुआ क्या? जब भी हम गए तभी वो सीएसपी के अंदर जो फायरिंग चल रहा था, तभी वो दिवाली का पटाखा जैसा आवाज आता था, उसका आवाज आ रहा था। कभी अपने ऐसा देखा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हमको भी पता नहीं था कुछ ऐसा हो रहा है। तो उसी दिन जब भी हम गए तभी वो इतना आवाज आ रहा था, हम भी डर रहे थे, डरे थे, कुछ तो ये अलग है, ये इतना जोर से आवाज आ रहा था। पुलिस की जगह पे इतना वो दिन बहुत एकदम क्योंकि वो 11:30 कुछ बजे थे, तभी 11:30 के बाद हुआ ऐसा, मेरे को 11:15 बजे तक गोली लगी थी हाथ में। तभी वो जो माहौल था ना वो फुल डरा हुआ था। फिर क्या है, अपन मीडिया में काम करते तो थोड़ा अपने को इतना थोड़ा करने का काम को थोड़ा ये था, तो उससे थोड़ा डर में था, तो काम भी करना था, डर में भी था ऐसा। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए अनिल जी। मैं इंदिरा जी का रुख करूंगा। इंदिरा जी ताज में थी जिस वक्त ये आतंकी हमला हुआ था, और ताज में ये एंटर ही करी थी, उसके बाद वो मास किलिंग करने की कोशिश में आतंकी वहाँ पे एंटर करते हैं। अच्छा, वो इंसिडेंट जो इंदिरा जी आप देख रही थी, जब आपको निकाला गया, घर की ओर मूव कराया जा रहा था, जो फ्लोर पे लाशें और खून पड़ा हुआ था, उस सिचुएशन को कैसे आप लोग हैंडल, क्योंकि ये नॉर्मल इंसान इसको देख के सहम जाता। हाँ, लेकिन जब हम मॉर्निंग में हमें जब वहां से निकाला गया तो ब्लड देखा, लेकिन ग्लास पीसेस और सब तोड़ फोड़, लाशें नहीं देखी। अच्छा, जिस वक्त आपको बाहर निकाला गया, जिस वक्त आपको बाहर निकाला जा रहा था, उस वक्त भी ताज में फायरिंग तो हो रही थी क्योंकि आतंकी तो तब भी अंदर थे। हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग दोज होम गार्ड्स, हाँ मैं नाम भूल रही, होम गार्ड्स आए थे सुबह में और हमें संभाल के बीएसटी तक पहुंचाया, और हमें लाशें नहीं देखी, हमें ग्लास पीसेस तोड़ फोड़, ग्लास पीसेस बहुत। होम गार्ड पर मैम संभालिए, यहाँ ग्लास है, मैं बेयरफुटेड थी, तो लाश मैंने नहीं देखी, बस गोलियों की आवाजें बहुत सुनी। और जब बीएसटी बस में हमें बिठाया गया तो नेक्स्ट जो एक सीनियर सिटीजन मेरे साथ बैठा था, उसने बोला, मैडम आप बेयरफुटेड क्यों हो? तो मैंने बोला मैं टेबल के नीचे से ऊपर ऐसे बाहर आया, तो मैं सैंडल, मुझे शू पहनने की आदत है, तो सैंडल पाँव से निकल गया और हम चले गए जल्दी जल्दी। तो उसने जो बोला, माय हार्ट टच, बोले मैडम आपने तो खाली अपना सैंडल खोया, मैंने मेरी वाइफ खो दी। जब हमें बोला गया टेबल के नीचे जाओ, तो वो सुनने को तैयार नहीं थी, वो खड़ी रही, टेबल के नीचे नहीं गई, तो उसे गोली लग गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा।
बहुत बुरा लगा जिन्होंने मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दया से हम, मेरा बेटा और हम दोनों घर पहुंचे, लेकिन बहुत दुख हो रहा था। लोग एंजॉय करने आए थे ताज में और उनके साथ ऐसे हो गया, और अनअवेयर, ऐसे भी नहीं कभी भी कुछ खतरे की कोई संभावना है, नहीं, फटाफट ऐसे गोली गोली गोली, और लोग कितने लोग अनअवेयर मर गए। बहुत बुरा हुआ, इसको बहुत बहुत बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए, छोड़िए मत इसे। हम आपके इमोशंस को समझ सकते हैं इंदिरा जी। इंदिरा जी, फिर उसके बाद कभी ताज गई आप? उसके बाद नहीं, मैं ताज नहीं गई हूँ। मैं तो क्या मतलब, मेरा बेटा जाता रहता है, वो मीडिया में है, लेकिन मैं तो अब ताज कहाँ जाती हूँ। हम तो ताज वगैरह में नहीं जाते, हम तो शादी में मैं तो गई थी। क्यों मतलब एक डर सताता है क्या? वो वाकया फिर से कभी वापस रिकॉल होता है? डर, हाँ डर मतलब, डर तो देखिए आजकल सब जगह डर है, डर नहीं सताता है, लेकिन ऐसा चांस नहीं मिला है। शादी में गई थी मैं ताज, शादी में गई थी, और पहले कभी कभी जाया करते थे, लेकिन अब तो नहीं गए। तो कभी जाने की इच्छा नहीं की कि जिस ताज में इतना सब कुछ हुआ था, कितने लोग अपनों से खो गए थे, क्या वो तस्वीर आपने देखी थी जो शायद अभी भी अगर आप मेरे से बात कर रही हैं तो मुझे ये लगता है कि वो सब कुछ आपके सामने, नजरों के सामने ऐसा लगता होगा अभी घटित हो रहा है। ऐसे लग रहा है, सच ऐसे दिल हो रहा है। अब मैं एक बार विजिट करूंगी ताज, I'll go and visit, मैं देखूंगी कैसे, मतलब क्या क्या, मतलब it was very bad, बहुत बुरा हुआ। ऐसा मतलब कैसे हो गया, लेकिन ताज में मतलब आते जाते लोग के ज्यादा कोई सिक्योरिटी कोई पता नहीं अब क्या है, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। तहव्वुर राना के साथ क्या होना चाहिए, उस आतंकी के साथ? उसे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो सफर करे। He should feel the pain what he's given to everybody, so many people. उसे ऐसे इजी भी डेथ नहीं मिलनी चाहिए, उसे बहुत डिफिकल्ट सजा मिलनी चाहिए। सच्ची बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। अनिल, एक बार बताइएगा, मैं फाइनल एक कमेंट आपसे ले रहा हूँ, ऐसे आतंकी को क्या सजा मिलनी चाहिए? सोचिए वो कितनों का गुनहगार है। सबीरा जी की जिंदगी बदल गई उस हादसे के बाद, पाँव चला गया, कर्ज में डूब गई, कई लोग सदमे में हैं, कई अपने भाई को खो गए, कई अपनी पत्नी, बच्चे, ना जाने कौन कौन। नहीं, अभी तो ये ऐसा तो सजा देना ही चाहिए, उसको फांसी की सजा देना चाहिए, दूसरा कोई सजा नहीं है, उसको लास्ट फांसी की सजा देना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। ये 26/11 के वो विक्टिम थे, वो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों के सामने देखा। इनमें से कुछ वो थे जिन्होंने अपनों को खो दिया, कई वीरता की कहानियाँ भी थी, कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जिंदगी भर का वो दर्द ले लिया जो शायद इस जन्म में तो पूरा नहीं हो सकता। देखा, उनका पैर चला गया। उस वक्त आश्वासन भी मिले, भरोसा भी मिला, सरकार साथ रहेगी, सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन शायद वर्षों बाद उनकी ये दर्द और ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आई, क्योंकि ना किसी ने सुध लिया, ना ही सरकार की तरफ से सहायता मिली। और आज ये ज़ख्म उनके तब और हरे हो गए जब वो आतंकी साजिशकर्ता भारत में आए। लेकिन अभी भी इनमें उम्मीद है, भरोसा है, आक्रोश ज़रूर है, लेकिन इस बात की खुशी है कि भारत वो आतंकी आया, यहीं पर हमारे न्यायपालिका के हिसाब से इसे सज़ा मिलेगी, और सबने कठोर सज़ा की मांग की है। आज की महापंचायत में इतना ही, बने रहें आप हमारे साथ।